हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट की टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट के टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 17 सितंबर 2020 की शिफ्ट 1 में पूछे गए एसएसटी के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडस एंड झेलम। प्राचीन शहर तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है और चारों वेदों में अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, होयसल स्मारक पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेलीबीड और बेलूर में। होयसल स्मारक हेलीबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। होयसल राजाओं का काल, कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए विख्यात है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेशों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मास्की। मास्की राज्यादेशों या अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बोधायन प्रमेय किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों से। बोधायन प्रमेय समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों से संबंधित है और इस बोधायन शुल्क सूत्र में 2 के वर्गमूल का अनुमान और पाइथागोरस प्रमेय के एक संस्करण का कथन शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बाघ गुफाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भरहुत मूर्तिकला। भरहुत मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। भरहुत मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉक कट एलिफेंट एट धौली। धौली स्थित शैलकृत हाथी। मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में धौली, जो कि उड़ीसा में स्थित है, में चट्टान को काटकर हाथी की आकृति बनाई गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोटपल्ली। मोटपल्ली या मोटूपल्ली काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जैन मत से। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैत्रेय। भारतीय इतिहास में मैत्रेय भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। लेकिन बिहार स्टेट आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए को माना है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विजयनगर। फिर क्वेश्चन नंबर 13, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अबुल फजल। अबुल फजल मुगल शासक अकबर का दरबारी कवि था जिसने अकबरनामा जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी और अबुल फजल ने ही अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा एवं गरीबों का मित्र भी कहा जाता था। लेकिन बिहार स्टेट ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी जैन उल आबदीन को माना है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से एक किसे बाबुल मक्का कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रामानंद। भक्ति संत रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 17, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जहांगीर के। भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हम्पी में। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं हम्पी में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नागार्जुन। तुकाराम त्यागराज एवं वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन के संत थे, जबकि नागार्जुन बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे। फिर क्वेश्चन नंबर 22, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकील पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकील पदनाम ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यापारी या ट्रेडर्स। बंजारे मध्यकाल के घुमंतू व्यापारी थे जो गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर अपना माल बेचते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 24, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास में अर्घट्टा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को निरूपित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसकी व्यवस्था थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मगध। फिर क्वेश्चन नंबर 26, सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी किस शैली का है? तो ये किशनगढ़ी शैली का है। किशनगढ़ी शैली का सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी था। फिर क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रयुक्त हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 28, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चौथ। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को चौथ के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर। मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उलेमा। दस्तार बंदान उलेमा कहलाते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 31,
निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चित्तौड़। चित्तौड़ क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। सन्यासी विद्रोह 1770 के दशक में द्विज नारायण एवं केना सरकार के नेतृत्व में बंगाल से शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। मद्रास में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला 1641 ईस्वी में बनाया था और यह भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रथम किला था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 36, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे से संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, संवैधानिक सुधार से। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संवैधानिक सुधार से संबंधित था। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरे और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिया बैप्टिस्ट टर्वेनियर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आचार्य नरेंद्र देव। 1934 ईस्वी में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई और इसके संस्थापक सदस्यों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी प्रमुख थे। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 40, कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बांटने की है, यह कथन है। तो ये कथन लॉर्ड कर्जन का है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 41, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। कांग्रेसी नेता महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से थे। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 43, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतत गोतवा समाप्त हो गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतर्गोतत्वा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 44, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। भारत विभाजन का बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। फिर क्वेश्चन नंबर 45, 1920 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हसरत मोहानी ने। 1921 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हसरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बिहार स्टेट आयोग ने त्रुटिवश 1921 की जगह पर प्रश्न में 1920 पूछ लिया है, जो कि गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूर्यसेन ने। सूर्यसेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर अप्रैल 1930 ईस्वी में आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा कर लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 47,
1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, खाद्य तथा कृषि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य तथा कृषि विभाग था। फिर क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फैज़ अहमद। फैज़ अहमद ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 50, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 51 से भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप अंटार्कटिका है, जिसकी औसत ऊंचाई 1846 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बर्फ घटकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति। फिर क्वेश्चन नंबर 54, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एंथ्रेसाइट में। एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा जो कि 80 से 95% तक पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओ सिमट ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विषुवत रेखाओं पर यानी कि इक्वेटर पे। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित विषुवत रेखा पर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बलुआ पत्थर से। फिर क्वेश्चन नंबर 58, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा लैगून नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पेरियार झील एक लैगून झील नहीं है बल्कि यह एक कृत्रिम झील है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, विश्व वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को माना है, जो कि है शीतोष्ण शंकुधारी वन। फिर क्वेश्चन नंबर 61, बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर में। बालियारिक द्वीप समूह स्पेन के पूर्वी तट से दूर पश्चिमी भूमध्य सागर में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायोमेंटिना ट्रेंच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडियन ओशियन में यानी हिंद महासागर में डायोमेंटेना गर्त स्थित है, जो कि जावा द्वीप के दक्षिण पूर्व बेसिन में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आयरन से। फिर क्वेश्चन नंबर 64, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रोटेशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का घूर्णन दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का महत्वपूर्ण कारक है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। फिर क्वेश्चन नंबर 66,
संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट भारत में पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 डिग्री नॉर्थ एवं 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रशिया विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेस्टिजो। फिर क्वेश्चन नंबर 71, किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डोवर जल डमरू मध्य से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के निकट पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के पास। फिर क्वेश्चन नंबर 75, मलक्का के जल डमरू मध्य में से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंगापुर। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुमात्रा। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार सुमात्रा से सबसे निकट है। यह दोनों ही भौगोलिक क्षेत्र हिंद महासागर में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, टर्की किनके मध्य स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टर्की काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। यह पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र के पठार का भाग है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी समताप रेखा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 21 डिग्री सेल्सियस। फिर क्वेश्चन नंबर 80, भारत के सर्वप्रथम एक समुद्री अभ्यारण्य मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अन्य प्रकार के समुद्री पक्षी है स्थापित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी में। फिर क्वेश्चन नंबर 81, मेकांग गंगा सहयोग परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुछ एशियाई राष्ट्रों बांग्लादेश और म्यांमार का एक संयुक्त पर्यटन पहल है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंबल परियोजना। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा। भारतीय राज्यों में हरियाणा का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रायपुर में।
फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, NH6। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से होकर जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कंचनजंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 89, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियां। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचीक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि राजस्थान में है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में ना होकर मानसरोवर झील तिब्बत में है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। फिर क्वेश्चन नंबर 94, भारत में कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। फिर क्वेश्चन नंबर 95, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉनसून क्लाइमेट का। पवनों का मौसमी उत्क्रमण मानसून जलवायु का अभिलक्षण है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोडाइकनाल तमिलनाडु में जो है वो एक कृत्रिम झील है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के देशांतर के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जेट्रोफा की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम किस समस्या को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए को माना है, जो कि गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 101 से पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 60 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 102, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9। फिर क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। फिर क्वेश्चन नंबर 104, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रधान न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को।
फिर क्वेश्चन नंबर 106, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए गए किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की पहली अनुसूची में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 107, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 51। संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित प्रावधान किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1954 ईस्वी के द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 109, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7वां और 31वां। 7वें और 31वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहली। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। फिर क्वेश्चन नंबर 111, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनिमयन। फिर क्वेश्चन नंबर 112, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 113, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उद्देशिका या प्रियम्बल में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 114, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 115, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अमान्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। भारत के 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अमान्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान और कर्नाटक। फिर क्वेश्चन नंबर 117, दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इलेक्टोरल रिफॉर्म से, यानी चुनाव के सुधार से संबंधित थी दिनेश गोस्वामी समिति। फिर क्वेश्चन नंबर 118, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची। शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं है, यह संघ सूची का विषय है। इसी वजह से ये जो ऑप्शन बी है वो सही है। फिर वन की बात करें तो वन समवर्ती सूची का विषय है, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का विषय है और लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। फिर क्वेश्चन नंबर 119, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। फिर क्वेश्चन नंबर 120, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को।
फिर क्वेश्चन नंबर 121, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विशेषाधिकारों का अभाव है। फिर क्वेश्चन नंबर 122, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 123, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। फिर क्वेश्चन नंबर 124, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 125, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान प्रथम संविधान संशोधन 1951 में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 126, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किसी नागरिक के द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग 1983 के अपने रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। फिर क्वेश्चन नंबर 128, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकरण न्यायाधीश। भारत के संविधान के अनुसार अधिकरण न्यायाधीश जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 129, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। फिर क्वेश्चन नंबर 130, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य की समेकित निधि से। फिर क्वेश्चन नंबर 131, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 3। संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर 3 उच्च न्यायालय की अधिकारिता एक से अधिक राज्यों में है। पहला है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, दूसरा है मुंबई और तीसरा है पंजाब। फिर क्वेश्चन नंबर 132, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 133, विधि का नियम सूचकांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व न्याय परियोजना। फिर क्वेश्चन नंबर 134, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइकल डॉयल और ब्रूस रूसेट। फिर क्वेश्चन नंबर 135, विचारधाराओं के मार्गनथाउ वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आधिपत्य का विचारधारा। विचारधाराओं के मार्गन्याउ वर्गीकरण में आधिपत्य की विचारधारा शामिल नहीं है। इसमें विदेश नीति की 3 विचारधारा है। पहला है अस्पष्ट विचारधारा, दूसरा है साम्राज्यवादी की विचारधारा और तीसरा है यथापूर्व स्थिति की विचारधारा। फिर क्वेश्चन नंबर 136, किसने यह तर्क दिया है कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति द्वारा बनाई गई दुनिया है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्माणवादी। फिर क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किन आयोग समितियों ने भारत से भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है।
फिर क्वेश्चन नंबर 138, भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय वेतन आयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति चिंतक ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की है, जबकि कौटिल्य ने भ्रष्टाचार के 40 प्रकार बताए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेरी पार्कर फॉलेट ने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 141, यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस के नेतागण ह्यूम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन बिपिन चंद्र का है। फिर क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शाह आयोग। शाह आयोग का संबंध पिछड़े वर्गों से नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 143, कौन भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉयड एवं सुसान रुडोल्फ। लॉयड एवं सुसान रुडोल्फ ने भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय को दोहरा व्यक्तित्व मानते हैं? एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माधव खोसला एवं अनंत पदानायन। फिर क्वेश्चन नंबर 145, कौन भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं और ना कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पी बर्धन। फिर क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मैक्स वेबर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉरिस जोन्स ने। फिर क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से किसने इस गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल ने गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया है कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 151 से अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्पादक के दृष्टिकोण पर। फिर क्वेश्चन नंबर 152, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिवर्ष गाँव के लिए नहीं देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बेरोजगारी संबंधित सूचकांक। फिर क्वेश्चन नंबर 153, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम भार संभालता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का बंदरगाह है जो सबसे अधिक टन भार वाले आयात कार्गो को संभालता है। फिर क्वेश्चन नंबर 154, आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। फिर क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजकोषीय तथा राजस्व घाटे दोनों से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 156, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 157, भारत की गिनती जनांकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या यहाँ पे अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैल्यू एडेड टैक्स की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यह मूल रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकार इसके सफल कार्यान्वयन के लिए केवल एक सुविधा करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 159, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों के ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कमर्शियल बैंक्स की, यानी वाणिज्यिक बैंकों की कृषि और सहबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण वितरण के संबंध में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। फिर क्वेश्चन नंबर 160, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्थिक विकास के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 161, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 162, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय को। फिर क्वेश्चन नंबर 163, सीमांत अस्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते हैं, उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैंक के कार्यों के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 164, भारत के किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डिपॉजिट्स या जमा। फिर क्वेश्चन नंबर 165, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतर धारणी एवं ज़्यादा समावेशी विकास करना था और 12वीं पंचवर्षीय योजना सन 2012 से लेकर 2017 तक की अवधि के लिए था। फिर क्वेश्चन नंबर 166, 8वीं पंचवर्षीय योजना के लोक क्षेत्रक परिव्यय के वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, घाटा वित्तीयन। 8वीं पंचवर्षीय योजना के सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्ययन को वित्त पोषित करने के लिए सरकार को अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए घाटे का वित्तीयन सबसे अच्छा विकल्प था। फिर क्वेश्चन नंबर 167, लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में से जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोग पूर्ण निष्पादन की भावना भर देना डैश उपयुक्त अंश संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सामुदायिक विकास से। फिर क्वेश्चन नंबर 168, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित में से कौन एक एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फिर क्वेश्चन नंबर 170, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। फिर क्वेश्चन नंबर 171, 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। फिर क्वेश्चन नंबर 172,
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करने हेतु आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छठी योजना। छठवीं योजना के तहत औद्योगिकरण के पैटर्न में बदलाव शुरू हुआ, जिसके भारी उद्योगों पर कम और बुनियादी उद्योग ढांचे पर अधिक जोर दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य वित्त आयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 174, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इन्फ्लेशन के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 175, जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुशलता विकास का प्रोत्साहन। जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को कौशल विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्थितिकारक होने की संभावना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बजट घाटे के वित्त के लिए नई मुद्रा का सृजन। फिर क्वेश्चन नंबर 177, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्स में पूंजी निर्माण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 178, विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई साबुन खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। फिर क्वेश्चन नंबर 179, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी से। फिर क्वेश्चन नंबर 180, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का स्थान लेने के लिए भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 181, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुमोदित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीनी सीजन के लिए चीनी मिलों द्वारा दिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य FRP को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 182, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 183, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्त प्रणाली में लाना। फिर क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तंबाकू, कोक और रबड़ मध्यकालीन या प्रारंभिक आधुनिक युग के यूरोपीय लोगों के माध्यम से भारत में लाए और इसलिए ये पौधों के समूह है जो नई दुनिया में स्थापित किया गया और पुरानी दुनिया में पेश किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पादन के संदर्भ में अल्प है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चावल। फिर क्वेश्चन नंबर 187, कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया है, व्हाइट गुड्स में सम्मिलित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रदर्शन उपयोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। फिर क्वेश्चन नंबर 188, मध्य पूर्व में शुष्क और अर्ध शुष्क देशों द्वारा वस्तुओं के निम्नलिखित सेटों में से कौन सा भारत को निर्यात किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रूट्स एंड पाम ऑयल। फल और ताड़ के तेल मध्य पूर्व के शुष्क और अर्ध शुष्क देशों द्वारा भारत को निर्यात किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से कौन सी देयता साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साझेदार 20 से कम होने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 190,
भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, थर्मल पावर। फिर क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 192, भारत में माल के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, WTO। फिर क्वेश्चन नंबर 193, तरलता उपागम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रेडक्लिफ उपागम। तरलता एक बैलेंस शीट पर संपत्ति और देनदारियों को व्यवस्थित करने की एक विधि है। सबसे अधिक तरल संपत्ति तरलता दृष्टिकोण के शीर्ष पर होगी, जबकि सबसे कम तरल संपत्ति सबसे नीचे होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 194, निम्नलिखित में से कौन सा समृद्धि मॉडल प्रौद्योगिकी को बहिर्जात पर मानता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोलो मॉडल। सोलो ग्रोथ मॉडल प्रौद्योगिकी को आर्थिक विकास के एक एक्सोजीनियस मॉडल के रूप में लेता है। फिर क्वेश्चन नंबर 195, दरिद्रता कारक पद का प्रयोग किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जगदीश भगवती। जगदीश भगवती ने दरिद्रता कारक पद का प्रयोग किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 196, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधि में सम्मिलित है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधि में 75% रूरल पॉपुलेशन सम्मिलित है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 197, ट्रिप्स के अंतर्गत कॉपीराइट की संरक्षा कितने वर्षों तक के लिए है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लेखक की मृत्यु के 50 वर्ष बाद तक। फिर क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मुद्रा क्रय शक्ति का अस्थायी वास है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा है कि मुद्रा क्रय शक्ति का अस्थायी वास है। फिर क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिमान शेयर। मुख्य मुद्रा बाजार उपकरण ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र और कॉल मनी है, जबकि अधिमान शेयर मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 200, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2005 में। 12 अप्रैल 2005 को भारत सरकार ने कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों और बुनियादी ढांचे वाले 18 राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू करके एक बड़ी कल्याणकारी पहल की और इसे पूरे देश में विस्तारित किया, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट के TGT SST के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।